भूतपूर्व आम आदमी पार्टी नेता प्रशांत किशोर इस समय अभूतपूर्व कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं ट्विटर पर। देखो, अभी उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट में लिखा कि पहचानिए, ये सम्राट पृथ्वीराज वंशज अपना हक मांगने पहुंच गए हैं। देखिए, सुधीर चौधरी जी का इसमें छाया चित्र था, यानी कि उनकी फोटो थी, तो स्वाभाविक था कि उनका रिप्लाई आना था और आया भी। रिप्लाई में उन्होंने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? वो कहते हैं कि इसके दो जवाब हैं। पहला कि सम्राट पृथ्वीराज के वंशज हैं, औरंगजेब के तो नहीं है। जयचंद तब भी थे और जयचंद आज भी हैं। दोस्त, दो सवाल उठते हैं इस पे कि मुगल साम्राज्य से शर्म कैसी, इतिहास में मिलावट है ऐसा कहना क्यों। बहुत सारी बातें हैं, बता दूं, सुनिए। नुपुर शर्मा नाम तो सुना होगा। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल दोनों ने इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद भारत ही नहीं अरब के मुल्कों में इसके खिलाफ काफी ज्यादा विरोध देखने को मिला, रोष था। भारतीय जनता पार्टी के अंदर, मुस्लिम समुदाय के अंदर भी असंतुष्टि काफी ज्यादा हो गई थी। होता क्या है कि बीजेपी ने कार्रवाई करते हुए दोनों की पार्टी की जो प्राथमिक सदस्यता है, मेंबरशिप है, उसको रद्द कर दिया। कब तक के लिए? जानकारी तो यह है कि 6 साल तक इनको सस्पेंड कर दिया। लेकिन नुपुर शर्मा ने अभी क्या है ना, उन्होंने माफी मांग ली है, अनकंडीशनल। सवाल उठता है, व्हाट डज सस्पेंशन फ्रॉम अ पार्टी मीन? इज इट डिफरेंट फ्रॉम एक्सपल्शन और नॉट? दोनों एक ही चीज है। बताओ, कौन बताएगा? कमेंट सेक्शन में। अब बात करते हैं कि मुगल साम्राज्य से शर्म कैसी, ये एक सवाल बन जाता है। तकरीबन 2 शताब्दियों तक मुगल साम्राज्य पश्चिम में सिंधु बेसिन के बाहरी किनारे, उत्तर पश्चिम से उत्तर अफगानिस्तान, उत्तर में कश्मीर, पूर्व में बांग्लादेश और दक्षिण भारत के दक्कन के पठार के ऊपरी इलाकों तक फैला हुआ था। इतना बड़ा और इतने लंबे अरसे तक कायम रहने वाला मुगल साम्राज्य क्या भारत की भूमि के लिए शर्म का विषय बन सकता है, या फिर ये शर्म का विषय होना चाहिए? जबकि बाबर के अलावा मुगल वंश का एक भी शासक विदेशी भी नहीं था। यह तर्क कैसा लगा? देखिए, आप ध्यान कीजिए। ऐतिहासिक सिल्क रूट पर स्थित उज्बेकिस्तान का शहर अंदीजान किर्गिस्तान के साथ लगती सीमा के पास फरगना घाटी के दक्षिण पूर्वी किनारे पर स्थित है। इसी शहर का एक योद्धा था, नाम था बाबर। समरकंद उज्बेकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। मध्य एशिया में स्थित यह नगर ऐतिहासिक और भूगोल की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण शहर रहा है। बाबर इसी समरकंद का शासक बनने की चेष्टा हिम्मत करता रहता था। लगातार कई प्रयासों के बाद भी वह विफल हो गया और भाग करके वो काबुल आ गया। बाबर के पास ओटोमन का जो साम्राज्य था, जो उसका एम्पायर था, उसकी जो कास्ट आयरन की बनी हुई जो तोप थी ना, और जो बारूद थे उसके पास, उसी के पास थे। 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने आधुनिक युद्ध अस्त्रों के साथ और सुनियोजित तरीके से रणनीति बना करके दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हरा करके दिल्ली की तख्त पर कब्जा कर लिया था और मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। ये तो इतिहास सामान्य ज्ञान वाला है, पढ़ा होगा तो बिल्कुल। मुगल साम्राज्य अकबर के शासनकाल से होते हुए औरंगजेब के शासनकाल तक फिर अपने चरम अवस्था में पहुंचा और फिर धीरे धीरे वो क्षीण होकर के औरंगजेब की मृत्यु तक अनौपचारिक तौर पर, अगर मैं कहूं तो 1857 में औपचारिक तौर पर पूर्ण रूप से खत्म हो गया था। यह बात आपको पता है। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस हिस्ट्री की मैंने बात की, आप उसको भी देख सकते हैं। देखिए, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एक पब्लिश होता है, वो एक बुक है इंडिया बिफोर यूरोप। उसमें मुगल साम्राज्यों पर विशेष रूप से लिखने वाले इतिहासकार हैं कैथरीन और संथाय हैं एक। उन्होंने 152वें पृष्ठ पर विस्तार से चीजों को बताया है। वो कहते हैं कि वैसे तो आप विस्तार से बताएं, मैं वो विस्तार से बात नहीं करूंगा। मेरी हिस्ट्री की 2 वीडियो देख सकते हैं और गहराई तक आपकी समझ बन जाएगी। बस इतना कुछ है और कुछ नहीं। उस पर लिंक दे दूंगा मैं आपको। वो विस्तार में ये बताया है कि छठी शताब्दी के बाद शताब्दियों में मुगल कालीन भारत की जैसी विशेषता थी, करीब करीब उसी तरह की विशेषता यूरोप और दुनिया के अन्य हिस्सों में भी पाई गई थी। और 16वीं शताब्दी में यूरोप और एशिया और अमेरिका के बीच सीधे समुद्री संपर्क स्थापित होने के बाद दुनिया के विविध क्षेत्रों में फैली एक वैश्विक अर्थव्यवस्था धीरे धीरे उभरने लगी थी। यही कारण है कि 1500 से 1800 तक 300 वर्षों तक भी इतिहासकारों द्वारा अक्सर प्रारंभिक आधुनिक काल के रूप में इसको वर्णित या फिर बताया जाता है। इतिहास में ना मुगल काल ने
न सिर्फ भारत के स्थापत्य, साहित्य, कला, आर्किटेक्चर में अतुलनीय योगदान दिया था, बल्कि भारत के आधुनिक काल में ले जाने की भी पूर्व पीठिका तैयार की थी। पुस्तकें तो हमें ऐसा पढ़ाती हैं, ऐसा समझने मजबूर करती हैं भाई। इसलिए मुगल काल से चिढ़ने या वे शर्म जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। सांप्रदायिक आधार पर देश को विभाजित करके इतिहासकार बनने वाले जितने भी लोग हैं ना, ये बात जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना आप बेहतर रहेगा, देश के लिए उतना ही अच्छा होगा। मत बांटिए इंसानों को, कम से कम जाति धर्म के नामों पर। अच्छा, एक और तर्क दिया जाता है इतिहास को लेके कि जो कम्युनिस्ट है ना, उन्होंने हमें ना गलत इतिहास बाएं हाथ से लिख करके दिया है, लेफ्टिस्ट। नेहरू कम्युनिस्ट थे, इसलिए उन्होंने जगह जगह उन्हें बैठाया, उल्टा सीधा जो चाहा वो इतिहास लिखवा दिया, अपना सब कुछ वर्णन करवा दिया। अब इस बात में कोई लॉजिक है या फिर नहीं है, ये डिसाइड करेंगे आप। कि नेहरू रूसी क्रांति से काफी ज्यादा प्रभावित थे। नेहरू को मॉडर्न नेशन स्टेट और मॉडर्न फिलोसॉफिकल डिबेट्स का ज्ञान था। उन्हें विश्व इतिहास का गहन अध्ययन भी उन्होंने किया हुआ था। उन्हें डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म और रिपब्लिक, रूल ऑफ लॉ का ज्ञान था। ये सारी बातें हमें पॉलिटी में दिखाई देती है ना, पढ़ी होगी तो दिखाई देती है, नहीं पढ़ी तो बता दूं मैं आपको। मगर इससे क्या वो कम्युनिस्ट हो गए? बेसिकली वो लिबरल डेमोक्रेट थे। लिबरल और कम्युनिज्म संता बनता नहीं है, राजा फकीर वाली मामला है। मतलब कोई और कोई छोर नहीं, मतलब एक नहीं हो सकते। ये समझ में, ये तो सामान्य ज्ञान है। नेहरू ने आजादी के बाद देश भर में चल रहे कम्युनिस्ट आंदोलनों को कैसे कुचला। अगर इसको आप ढूंढ के पढ़ेंगे ना, तो नेहरू कितने कम्युनिस्ट थे तो आप खुद पता कर लेंगे। सिंपल। इंडिया में प्रिवेंटिव डिटेंशन के पहले कैदी अपने समय के सर्वाधिक प्रतिष्ठित कम्युनिस्ट नेता कौन थे? A.K. गोपालन, जिनका के सुप्रीम कोर्ट में गया था। वो तो कहीं बीजेपी आरएसएस के भी नहीं थे भाई। हाँ तो वही है ना। हाँ तो फिर जो वामियों को नेहरू जगह जगह क्यों बैठा देंगे, जरा खुद सोचिए। वह तो मुख्य विपक्षी दल थे, जैसे आज कांग्रेस है। सोचिए ना। देखिए, वीर सावरकर ने भी 1857 पर एक अच्छी खासी किताब लिखी, मोटी किताब। लेकिन आज का सच्चा हिंदू है, जो कच्चा बन चुका है थोड़ा सा कुछ, उसमें कभी भी कोई कोटेशन वहां से नहीं चिपकाता है। कभी भी कोई भक्त अगर आपको मिल जाए ना, उससे एक सवाल पूछिएगा, सर एक सवाल पूछता हूं कि उस ध्वजा का रंग रूप क्या था जो पहले स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ने उठाया था? उनका घोषणा पत्र किन किन भाषाओं में हुआ था, यह भी बताइए। जब सब सावरकर ने ही लिखा है, लेकिन ये उस सावरकर को कभी कोट नहीं करते हैं। एक तो ले देकर ढंग का बुद्धिजीवी इनको मिला था, लेकिन इसे भी वो अभी समग्रता में हजम नहीं हो पाती हैं बातें। करके इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देना। एक बार सोचिए, उनसे पूछिए कि भैया आप जब कहते हो कि इतिहास उल्टे हाथों से लिखा गया है, मुगलों पर शर्म कैसी, तो ये तर्क मैं सुनना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, मेरे कहने पर बिल्कुल कीजिएगा प्लीज। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार। पॉजिटिव रहिए और चेहरे पे हल्की स्माइल हमेशा रखिए, किसी से भी बात कीजिए। और खास तौर पर राजनीतिक अगर डिबेट होती है, भाषा होती है, बातचीत होती है, तो दोस्त हमेशा चेहरे पे मुस्कान रख करके आप जरूर बात कीजिएगा, ताकि आप सामने वाले से जल्दी कनेक्ट कर पाएं। और अगर कुछ मतभेद भी हो तो मनभेद में तब्दील ना हो जाए। हमेशा इसी हैक को लेकर चलो। हमेशा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब हैं भाई भाई। ये भावना और प्रबल होगी सभी के अंदर। समझ में आया? नमस्कार। अच्छा लगा बात करके।